ये एक थोड़ी-सी मिथ है कि लिवर और स्टमक का डायरेक्टली इस तरह से कोई लिंक होता है। ये बात है कि बेकिंग सोडा से एसिडिटी कंट्रोल करना लॉन्ग टर्म डैमेज करता है? देखिए, जो बेकिंग सोडा है उसकी केमिकल कॉम्पोजिशन या उसमें ऐसे केमिकल्स होते हैं जो कि एसिड को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। ऑब्वियसली फैटी लिवर में तो मेन स्टे चीज़ है ये कि हम डाइट को कंट्रोल करें। देखें, जो फैटी लिवर है वो इस वजह से क्योंकि लिवर के ऊपर फैट है। अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे साथ मौजूद हैं गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट डॉक्टर सलमान जावेद। कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले आप अपना इंट्रोडक्शन करवा दें और आपसे कंसल्टेशंस कैसे ले सकते हैं वो गाइड कर दें। जी, मेरा नाम डॉक्टर सलमान जावेद है। मैं एसोसिएट प्रोफेसर हूँ गैस्ट्रोएंटरोलॉजी में और मैं आमतौर पर प्रैक्टिस करता हूँ हेल्थ एवेन्यू गार्डन टाउन और इंटीग्रेटेड मेडिकल सेंटर डीएचए में, और मुझसे कंसल्टेशंस लेने के लिए मरहम से रब्ता किया जा सकता है। परफेक्ट। अच्छा, आज हम आपसे वो क्वेश्चन करेंगे जो लोगों ने स्टमक इश्यूज़ या गैस्ट्रिक इश्यूज से रिलेटेड हमसे इंस्टाग्राम के थ्रू पूछे थे। सबसे पहला क्वेश्चन है, क्या बार बार स्टमक इन्फेक्शन होने से लिवर या पैंक्रियाज डैमेज हो सकते हैं? देखिए, ये एक थोड़ी-सी मिथ है कि लिवर और स्टमक का डायरेक्टली इस तरह से कोई लिंक होता है। ये बात है कि लिवर का डाइजेशन में अल्टीमेटली जो चीज़ खाते हैं उनको प्रोसेस करने में तो उसका रोल है, लेकिन स्टमक के इन्फेक्शन की वजह से जनरली लिवर को कुछ नहीं होता, क्योंकि स्टमक में इन्फेक्शन का मतलब यही कि एसिडिटी बढ़ जाए, अल्सर्स बन जाएँ। तो ऐसा कुछ नहीं है कि स्टमक में अगर इन्फेक्शन है तो उससे लिवर डैमेज हो जाएगा, नो। ऑलराइट, नेक्स्ट है, क्या बेकिंग सोडा से एसिडिटी कंट्रोल करना लॉन्ग टर्म डैमेज करता है? देखिए, जो बेकिंग सोडा है उसकी केमिकल कॉम्पोजिशन या उसमें ऐसे केमिकल्स होते हैं जो कि एसिड को न्यूट्रलाइज कर देते हैं और वक्ती तौर पे जो एसिड है उसकी वो जो बिटरनेस है वो ख़त्म हो जाती है। तो जनरली लॉन्ग टर्म यूज़ करने से ऐसा नहीं है कि उससे स्टमक डैमेज होगा, लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि बेकिंग सोडा ज़्यादा यूज़ करने से अल्टीमेटली पेशेंट्स को थोड़ी ब्लोटिंग और जिस तरह बर्पिंग, इन चीज़ों के इश्यूज शुरू हो सकते हैं। तो ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, लेकिन ये स्टमक को डैमेज नहीं करता। परफेक्ट। नेक्स्ट है, क्या फैटी लिवर सिर्फ डाइट से ठीक हो सकता है या मेडिकेशन ज़रूरी है? जी, ऑब्वियसली फैटी लिवर में तो मेन स्टे चीज़ है ये कि हम डाइट को कंट्रोल करें। देखें, जो फैटी लिवर है वो इस वजह से क्योंकि लिवर के ऊपर फैट है, और लिवर पे फैट इस वजह से है क्योंकि बॉडी के ऊपर फैट है। और ऑब्वियसली बॉडी के फैट को कम करने के लिए हमें वज़न को कम करना है, और वो डाइट के थ्रू ही हो सकता है। ऑलराइट, फैटी लिवर से लॉन्ग टर्म में क्या नुकसान हो सकते हैं, क्या? फैटी लिवर अल्टीमेटली अगर लॉन्ग टर्म चलेगा एटलीस्ट 10 टू 15 ईयर्स डाउन द ट्रैक, फिर लिवर डैमेज होना शुरू हो जाता है। और फिर फैटी लिवर को वैसे ही ख़राब करता है जैसे हेपेटाइटिस बी और सी ख़राब करते हैं। सो इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि इसको कंट्रोल करें। ऑलराइट, क्या गॉल स्टोन्स बिना ऑपरेशन के ख़त्म हो सकते हैं? देखिए, अगर गॉल स्टोन्स बहुत छोटे हैं तो कुछ ऐसी दवाइयाँ होती हैं जो कि अगर हम 6 मंथ्स टू 1 ईयर अगर हम लें तो उसके साथ में स्टोन्स बहुत अगर छोटे हों तो डिज़ोल्व हो सकते हैं, लेकिन जनरली ये बहुत कम पेशेंट्स में होता है। तो अल्टीमेटली हमें गॉल ब्लैडर को रिमूव ही करना पड़ता है। ऑलराइट, बार बार कॉन्स्टिपेशन से कैंसर होता है क्या? नॉट रियली, ऐसा नहीं है कि कॉन्स्टिपेशन होने की वजह से कैंसर हो जाए, लेकिन ये है कि कॉन्स्टिपेशन जो है कैंसर की सिम्टम हो सकती है, तो वजह नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि कब्ज़ रहेगी तो कैंसर हो जाएगा। परफेक्ट। अच्छा, अभी जैसे आपने बताया था पिछले उसमें कि हमें गॉल ब्लैडर रिमूव करना पड़ता है, तो क्या गॉल ब्लैडर रिमूव करने के कोई लॉन्ग टर्म साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं? उसके साथ में डाइजेशन में बाज़-औक़ात इफ़ेक्ट ये ज़रूर आता है कि जो ज़्यादा जो ऑयली चीज़ें हैं या जो फैट्स हैं उनको एब्ज़ॉर्ब करने में बाज़-औक़ात कुछ मसला हो सकता है। लेकिन अगर पेशेंट अपनी डाइट में थोड़ी-सी ये चेंज करे कि ज़रा फैट्स को कम कर लें और खाना ज़रा इन द मिडल वे खाएँ कि उसको थोड़ा-सा देख के कि उसमें ज़्यादा ऑयली ना हो, तो फिर ठीक रहता है। ऑलराइट, नेक्स्ट है, क्या एसिड रिफ्लक्स लंग्स को डैमेज कर सकता है? जी, बिल्कुल कर सकता है, क्योंकि एसिड रिफ्लक्स का मतलब ये है कि एसिडिटी ऊपर आ रही है और वो गले तक पहुंच रही है, और बहुत सारे पेशेंट्स में वही एसिड हमारे गले से सांस की नाली में भी गिरता है, और दमा जो है वो एसिड रिफ्लक्स की एक अलामत है। ऑलराइट, नेक्स्ट है, क्या अपेंडिक्स निकालने के बाद डाइजेशन वीक होती है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि अपेंडिक्स जो है वो जब हमारी जब डेवलपमेंट हो रही होती है, जब बच्चा बन रहा होता है, तो अपेंडिक्स जो है वो एक यूज़लेस ऑर्गन है जो कि इंटेस्टाइन के बिल्कुल आखिर पे लगा होता है, और अगर वो निकल भी जाए तो उससे डाइजेशन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। परफेक्ट। नेक्स्ट है, क्या इंटेस्टाइन में सूजन होने से कैंसर का खतरा है? नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन ये ज़रूर है कि अगर इंटेस्टाइन की कुछ बीमारियाँ ऐसी होती हैं जिसमें इनिशियली सोजिश ही होती है, लेकिन अगर वो लॉन्ग टर्म चले, को 10-12 साल, 15 साल, उनको हम आईबीडी कहते हैं, उस बीमारी का एक नाम है। तो उसमें जो सोजिश होती है उसके साथ कैंसर का ख़तरा है, लेकिन जनरल जो आंतों के इन्फेक्शन जो हमें रोज़मर्रा हो रहे होते हैं और डायरिया हो जाता है, तो उसके साथ इसका कोई चांस नहीं। ऑलराइट, तो इंटेस्टाइन में जो स्वेलिंग होती है उसके कॉजेज़ क्या होते हैं मेजरली?
कॉजेज़ तो बहुत सारे हैं, 1000 कॉजेज़ हैं, जिसमें सिंपल इन्फेक्शंस भी हो सकते हैं। इसके अलावा अगर बॉडी में किसी और जगह इन्फेक्शन चल रहा है और उस इन्फेक्शन के रिस्पॉन्स में इंटेस्टाइन के अंदर इन्फेक्शन आ जाता है, इंटेस्टाइन बाज़ औक़ात स्लो हो जाती है, और इंटेस्टाइन स्लो हो जाए तो उस वजह से उसमें सोजिश हो सकती है। तो देयर आर मल्टीपल कॉजेज़। परफेक्ट। उम्मीद है कि आज आप लोगों को अपने तमाम सवालों के जवाब मिल गए होंगे। अगर आप भी किसी ऐसे मसले का शिकार हैं तो अभी डॉक्टर सलमान जावेद से अपनी कंसल्टेशन बुक करवाएं और अपने मज़ीद सवालात के लिए हमारे कमेंट सेक्शन में राब्ता करें। थैंक यू।